हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन और आगे देखेंगे असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रह गए थे लास्ट लेक्चर से वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर के बारे में, तो हम यहाँ एक सिंपल एक रीडिंग करेंगे और जो चीज़ें हमने समझी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस ईयर इज़ नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में प्रीवियस ईयर डिफाइंड नहीं है। इट इज़ डिफाइंड सेपरेटली अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं है। वो कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर का जो पिछला साल होता है, प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल होता है, वही क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर इन सिंपल वर्ड। तो अब तो सवाल ये होता है कि जी असेसमेंट ईयर क्या है, इसीलिए इन्होंने सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश की है। एक सेकेंड। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जो वो साल जिसमें इनकम अर्न किया है वो क्या कहला जाएगा? प्रीवियस ईयर। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच दिस इनकम इस टैक्सेबल इज़ नोन एज असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में हम इनकम कंप्यूट करते हैं, इसमें टैक्स किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। इट विल बी द यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर फॉर ऑल दी एसएससी एंड फॉर ऑल सोर्स ऑफ इनकम। सबके लिए, सभी एसएससी के लिए, सभी सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक प्रीवियस ईयर माना जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर अगर नया बिजनेस सेटअप हुआ है तो जिस दिन से उसने नया बिजनेस सेटअप किया उसी दिन से उसका प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि उसका भी 1 अप्रैल ही नहीं, अगर उसने 30 जून किया है तो 30 जून से उसका पहला प्रीवियस ईयर। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई नया बंदा है, नया बिजनेस सेटअप हो रहा है, बिजनेस प्रोफेशन है, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर में भी लेस देन 12 मंथ। जो पहला प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम भी हो सकता है। अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है इन जनरल कि क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का ही होगा, तो नहीं। अगर नया बिजनेस सेटअप हो रहा है, नया इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए 12 महीने से कम भी हो सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अभी हमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे बातें हैं जिसमें, या कुछ केसेज हैं जिसमें जिस साल में कमाते हैं उसी साल में टैक्स भी देना होता है। मतलब प्रीवियस ईयर में ही कमाया तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो। जनरली ऐसे लोगों पे सरकार को भरोसा नहीं होता है कि वो अगले साल तक रहेगा, नहीं रहेगा, या फिर भाग जाएगा, बिजनेस बंद कर देगा, हमें टैक्स तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल ऊपर हमने पढ़ा, व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। वो कौन से ऐसे केस हैं जब प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं किया जाता है? जब असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं किया जाता है, जब प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर लिया जाता है। द रूल सेज द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल एज द इनकम ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। और इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट। ये तो हमने भी पढ़ लिया कि जो इनकम है प्रीवियस ईयर का वो कहाँ टैक्स किया जाता है? असेसमेंट ईयर में किया जाता है। बट द अबव रूल हाउएवर हैज़ सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग। शिपिंग से होने वाली इनकम। नॉन रेजिडेंट मतलब जो इंडिया का नहीं है, जो फॉरेनर है, वो शिपिंग का उसका बिजनेस चल रहा है, जहाज़ का। द असेसी इज अ नॉन रेजिडेंट हु ओन्स अ शिप और शिप इज चार्टेड बाय द नॉन रेजिडेंट। भाई कोई विदेशी है, वो जहाज़ का काम कर रहा है, जहाज़ लेके आ गया इंडिया में। द शिप कैरीज पैसेंजर, पैसेंजर के साथ आया है। लाइव स्टॉक, जो घोड़े जानवर होते हैं, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स, कुछ कैरियर या कुछ पैकेट लेके आ गया। शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया, और वो इंडिया में आ गया। द नॉन रेजिडेंट मे और मे नॉट हैव एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। चाहे वो नॉन रेजिडेंट का कोई एजेंट हो इंडिया में या रिप्रेजेंटेटिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को जैसे ही वो जहाज़ लेके आए, तो जैसे ही जहाज़ लेके वापस अपने देश में जाएंगे, उसको बोलेंगे भैया पहले टैक्स तो दे दे। तो बोलेगा नहीं मैं तो असेसमेंट ईयर में दूंगा। कहते नहीं भाई, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो असेसमेंट ईयर में यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, तू अभी के अभी टैक्स दे। तो पहला क्या एक्सेप्शन हो गया? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। सेकेंड, इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया इधर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कोई बंदा है, वो है तो इंडिया का, लेकिन वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़ने की बात कर रहा है, हमेशा के लिए वो इंडिया से जा रहा है परमानेंटली, या फिर बहुत लंबे समय के लिए। तो उसको बोलेंगे भैया तू जा रहा है लेकिन अगले साल तो तू रहेगा नहीं असेसमेंट ईयर में, तू ऐसा कर यार अभी के अभी टैक्स दे दे। ठीक है।
तो थर्ड केस, इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। मैंने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाते वक्त बताया था कि कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या इनकॉर्पोरेट हो, मतलब नॉट इनकॉर्पोरेट हो, मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड हो, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि तू अभी पैसे दे दे भाई, अभी टैक्स दे दे, क्योंकि तूने तो 5-10 बंदों को इकट्ठा किया, अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और सारा ख़त्म, सारे एग्रीमेंट ख़त्म, कोई सब अपने अपने राज्यों में भाग गए, सब अपनी अपनी जगह, तो तू ऐसा कर अभी कि अभी पैसा दे, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। इससे पहले मैं ये आपको पेज दिखा देता हूँ, ये चलते हैं। तो इसमें जो फोर्थ एक्सेप्शन है दोस्तों वो क्या है, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट हिज असेट विद द व्यू ऑफ अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। कई लोग क्या करते हैं, अपने असेट को यहाँ से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की। किस लिए, किसको अवॉइड कर पाए, कि भाई टैक्स को अवॉइड किया जा सके। जैसे मैंने पढ़ाया था पहले या दूसरे लेक्चर में, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। तो ये दोस्तों उसी का एक एग्जांपल है। तो ऐसे लोगों को बोलेंगे तो अभी टैक्स दे दे। फिफ्थ, इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस। जो बिजनेस ही बंद हो गया उसको कहाँ से हम असेसमेंट ईयर में टैक्स करेंगे, बोलेंगे तू अभी दे दे भाई, तेरा तो बिजनेस ही ख़त्म हो गया। इन दीज केसेज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर में बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नॉर्मल असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर से जो पिछला साल होता है प्रीवियस ईयर, उसी में उसको टैक्स कर दिया जाएगा। These exceptions have been incorporated in order to ensure smooth collection of income tax from the aforesaid taxpayer who may not be traceable if tax assessment procedure is postponed till the commencement of the normal assessment। वो वही बात लिख रहा है कि भाई क्या पता ये बंदा ट्रेसेबल ही ना हो, खोजा ही ना जा सके नॉर्मल असेसमेंट ईयर में, तो क्या करें। तो इन एक्सेप्शन में जितने भी लोग मेंशन हैं उनको अभी के अभी टैक्स दे दो, पोस्टपोन नहीं कर सकते इनके टैक्स के कलेक्शन को कि भाई असेसमेंट ईयर में ले लेंगे। तो हमने इतनी बार असेसमेंट ईयर को पढ़ लिया है, मेरे ख्याल से अब असेसमेंट ईयर समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिसमें आप इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं और टैक्स पे करते हैं। तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर हमेशा क्या होगा, 12 महीने का ही होगा, ये कभी कम नहीं हो सकता। आप खुद भी सोचिए, आपने बिजनेस चाहे जून में शुरू किया, लेकिन असेसमेंट ईयर तो अगला साल ही होगा, और अगला साल तो हमेशा पूरे 12 महीने के ही होंगे ना। तो ये क्लियर होना चाहिए। किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि असेसमेंट ईयर भी 12 महीने से कम हो सकता है। असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम कभी नहीं होगा। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ये हमेशा 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। द इनकम अर्न ड्यूरिंग एनी ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1। किसी भी साल में आपने पैसा कमाया, उसकी शुरुआत उसके अगले साल की शुरुआत के 1 अप्रैल से उसकी टैक्स कर दिया जाता है, कंप्यूटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, इनकम इज अर्नड ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 1, 2019 टू मार्च। चलते हैं नेक्स्ट। तो 1 मार्च 2019 से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। इट विल बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2020 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2020। तो ये जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का जो टाइम है, यही तो असेसमेंट ईयर है। दस द असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम इन विच इनकम हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर दैट इज़ 1920 इज़ 2021। इसका मतलब कि 1920 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2021। वही चीज़ है। देयरफॉर ईयर 1920 इज नोन एज द प्रीवियस ईयर एंड ईयर 2021 इज नोन एज असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द ईयर इन विच असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ इनकम इज स्टार्टेड एंड टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। तो मैंने इसको बार बार एक ही चीज़ लिखी गई है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है दोस्तों? मैक्सिमम मार्जिनल रेट को बोलते हैं शॉर्ट में MMR। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब होता है कि टैक्स का वो हाई रेट कि इससे ऊपर का टैक्स का रेट नहीं हो सकता। तो वो जान लेते हैं कि भाई 5%, 10%, 20%। मैक्सिमम रेट क्या है? तो दोस्तों मैक्सिमम रेट है 30% टैक्स का, और उस पर सरचार्ज लगा देते हैं 10% और प्लस सेस लगा देते हैं 4%। तो इन सब को अगर हम देखें तो 34.32 या 34.32% क्या है, MMR पढ़ लेते हैं।
Maximum marginal rate means the rate of income tax including surcharge on income tax if any applicable in relation to the highest slab of income in case of an individual, association of person or body of individual as specified in the Finance Act of the relevant year। हम किसके बारे में मार्जिनल रेट की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल, स्पेसिफाइड पर्सन जो और AOP हो गए या BOI हो गए, इनके लिए हाईएस्ट रेट क्या रहने वाला है? तो इनका फॉर इंस्टेंस द असेसमेंट ईयर 2021 द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल असेसी, आपके सिलेबस में इंडिविजुअल की ही कंप्यूटेशन है, तो आप अगर इतना बस याद रख लीजिए कि इनकम इंडिविजुअल असेसी के लिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना हो सकता है? 34.32%। इससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट। टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 10% और सेस 4%। तो इस तरीके से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थे दोस्तों इस चैप्टर के वो कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नए नए टॉपिक्स से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।